रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है? ओके, हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, तो देखो आज क्या बात करना है। एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा था ना सर, याद है लास्ट वाला एंटरप्रेन्योरशिप वाला क्लास याद है आप लोगों को? Yes, sir. एंटरप्रेन्योरशिप का पॉइंट्स याद है ना कि एंटरप्रेन्योर क्या है, कौन है, कैरेक्टर्स क्या है इसका, याद है स्निग्धा? Sort of. Revise করেনি রিভাইজ করিস নি? আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। মানে অ্যাকচুয়ালি মানে আমি বলতে এটা চাইছি কি ক্লাসে যেগুলো ডিসকাশনস হয়েছিল ওভারভিউটা মনে আছে? হ্যাঁ ব্যাস, দ্যাটস এনাফ, বাকি রিভাইজ করলেও মনে পড়ে যাবে। ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये पोएट्री याद होगा, याद है ये पोएट्री? जस्ट लुक द पोएट्री बड़ा गजब का था सर। I believe anything is possible. I see opportunity when others see impossibility. I take risk, I am focused. I hustle, I know that nothing is unrealistic. I feel overwhelming love. I embrace my childlike wonder and curiosity. I take flying leaps into the unknown. I contribute to something bigger than myself. I create, I learn, I grow, I do. I believe it's never too late to start living a dream. I am an entrepreneur. सर कुछ याद आ रहा है? लास्ट क्लास कुछ कनेक्ट हो रहा है? हाँ विश्वजीत। ओके, तो अगर याद है लास्ट क्लास का एंटरप्रेन्योर का ये वाला एरिया, तो सर अभी देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी क्या है? एंटरप्रेन्योर्स कॉज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स कॉज एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो एंटरप्रेन्योर करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कारण क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का कारण है एंटरप्रेन्योर, या फिर एंटरप्रेन्योर का कारण क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो सिमिलरली हम इतना बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सिंपल बात है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप वही है जो ये, अगर ये एक एंटरप्रेन्योर है, अगर ये एक एंटरप्रेन्योर है तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाएगा? इज द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इसको हम लोग एक फंक्शंस वाइज भी देख सकते हैं सर, यहाँ पर सब देख सकते हो। E इक्वल्स टू एंटरप्रेन्योर एंड मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आप इस तरह से लिख भी सकते हो, बड़ा बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है। एंड इज अ फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, दैट इज अ E फॉर एंटरप्रेन्योर, मतलब स्मॉल e रिप्रेजेंट एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल E जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ई रिप्रेजेंट कर रहा है एंटरप्रेन्योर को, और एंटरप्रेन्योरशिप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ई को। तो हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ से उठा सकते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, या एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आप लोगों को याद होगा एंटरप्रेन्योरशिप का एक शॉर्ट नेम था एंटरप्रेन्योर, है ना? मतलब जो फ्रेंच वर्ड से ये वर्ड आया है एंटरप्रेन्योर, याद है किसी को? एंटरप्रेन्योर तो फ्रेंच वर्ड, मुझे एग्जैक्टली फ्रेंच नहीं आता है सर, बट हाँ कभी कभी कुछ फ्रेंच स्पोर्ट्स में कभी कभी मैंने कमेंट्री सुना है, क्योंकि मैं कभी कभी फुटबॉल देखता था, तो फुटबॉल में मैंने फ्रेंच कमेंट्री में इस तरह का वर्ड्स का जो स्टाइल है मैंने सुना, समझ में तो नहीं आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप इज द इंटरैक्शंस ऑफ स्किल्स रिलेटेड टू इनर कंट्रोल। ये स्किल के साथ इंटरैक्शन है, मतलब आपके अंदर का खूबी क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। काजल गुड इवनिंग, नम्रता गुड इवनिंग, आप लोग बहुत लेट ज्वाइन किया आज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द इंटरैक्शंस ऑफ स्किल्स रिलेटेड टू इनर कंट्रोल, मतलब आपका कुछ इनर कंट्रोल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आपका कुछ इनर कंट्रोल है कि नहीं है? मतलब क्या आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो? आपका प्लानिंग, आपका गोल सेटिंग, रिस्क टेकिंग, इनोवेशंस, रियलिटी परसेप्शन, यूज ऑफ फीडबैक, डिसीजंस मेकिंग, ह्यूमन रिलेशंस एंड इंडिपेंडेंस। ओके, तो इतना सारा चीजें मिलके होता है आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द इंटरेक्शन ऑफ स्किल्स रिलेटेड टू इनर कंट्रोल, मतलब आपके अंदर का जो कंट्रोल है, योर इनर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने आप को कंट्रोल करना, आपका प्लानिंग को, आपके गोल सेटिंग को, आपका रिस्क टेकिंग इनोवेशंस को, रियलिटी परसेप्शन। सिर्फ मतलब बोलते हैं ना सर, सिर्फ ड्रीम इज नॉट इनफ, ड्रीम को रियलिटी का परसेप्शन भी होना चाहिए। जैसे कि मानो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी कूद के चांद में पहुंच जाओगे, मतलब यू जस्ट टेक ए वन जंप एंड यू रीच टू दी मून, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो रियलिटी परसेप्शन होना चाहिए। जैसे आजकल सब बच्चे लोग क्या करते हैं ना, गेम खेलते हैं ऑनलाइन पे, पबजी खेलता है तो वो लग रहा है वो सच में लड़ाई लड़ रहा है, बट एक्चुअल रियलिटी परसेप्शन तो अलग है ना। तो वही बोलने का कोशिश कर रहा है कि आप ड्रीम देखो बट रियलिटी परसेप्शन भी रखना, यूज ऑफ फीडबैक, और अपना फीडबैक भी लेते जाना कि जो काम आप कर रहे हो वो काम एक्सेप्टेबल कितना हो रहा है। अगर कोई लू फॉल्स है, अगर कोई खराबी है तो वो खराबी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग का ताकत होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपका ह्यूमन रिलेशंस बहुत अच्छा होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन समझते हो ना सर? सरकारी लेवल पे जो लोग गवर्नमेंट का जो बड़े बड़े सर IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, जिनका रिलेशंस पब्लिक के साथ जितना अच्छा है, पब्लिक रिलेशंस, वो उतना अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंस, सबसे बड़ा चीज, आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ सिंपल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। ओके, अब एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी पे हम लोग एक टाइपोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइपोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल्स क्या है ये? लेवल ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, लेवल ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क। अब एक चीज मुझे आप बताना, प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प करना, कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियली रिस्क लेना, फाइनेंशियल रिस्क लेना कितना जरूरी है? अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो एक फाइनेंशियल रिस्क टेकर होना कितना जरूरी है? प्लीज टेल मी हाउ इंपॉर्टेंट और हाउ नेसेसिटी इट इज टू टेक अ फाइनेंशियल रिस्क टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक द क्या बहुत जरूरी है फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग पावर होना? नो, एक एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग पावर होना जरूरी नहीं है। विश्वजीत? जरूरी है थोड़ा सा। जरूरी है, वेरी गुड सर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल रिस्क लेना जरूरी है। अब ये जो इनका जरूरत है, तो ये रिस्क लो रिस्क भी हो सकता है, ये रिस्क हाई रिस्क भी हो सकता है। अब लो रिस्क में क्या बात है? ये लो मतलब रिस्क अवॉइडिंग एक्टिविटी सीकिंग, रिस्क अवॉइडिंग एक्टिविटी सीकिंग, एंड रिस्क एक्सेप्टिंग एक्टिविटी सीकिंग। ये मतलब अगर आप लो लेते हो तो आप वो रिस्क अवॉइड करना चाहते हो जो आपका एक्टिविटी मांग रहा है, मतलब जो बिजनेस करता है। तो एक हो गया तो लेवल ऑफ प्रॉफिट मोटिव। तो अगर आप रिस्क अवॉइडिंग एक्टिविटी सीकिंग कर रहे हो तो हाई रिस्क अवॉइडिंग प्रॉफिट सीकिंग हो जाएगा। एंड अगर आप हाई रिस्क एक्सेप्टिंग एक्टिविटी सीकिंग हो जाएगा तो रिस्क एक्सेप्टिंग प्रॉफिट सीकिंग हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क लो है, ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क मतलब कितना बड़ा रिस्क उठाए, बिजनेस ऐसा करना चाहिए कि रिस्क थोड़ा कम रहे, मतलब थोड़ा लो रिस्क के साथ बिजनेस करो, तो फिर आपको हाई रिस्क अवॉइडिंग, हाई मतलब रिस्क अवॉइडिंग प्रॉफिट सीकिंग, मतलब आप एक बड़े लेवल में प्रॉफिट सीकर बन सकते हो अगर आप लो लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क के साथ आते हो। रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट अगर टू मच रिस्क हो जाएगा ना फाइनेंशियल लेवल पे तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए लेवल ऑफ प्रॉफिट मोटिव का कॉन्सेप्ट ऐसा बताते हैं कि लो फाइनेंशियल रिस्क रखो तो हाई प्रॉफिट सीकिंग हो सकता है, हाई फाइनेंशियल रिस्क रखो तो फिर प्रॉफिट सीकिंग में रिस्क एक्सेप्टिंग लो हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सब चीजें आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा। ये एक एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल्स है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये थ्योरी आपके साथ एक बार डिस्कस कर लिया जाए। टाइपोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल्स, कि आप जितना ज्यादा बहुत हाई रिस्क करोगे तो बहुत मुश्किल भी हो सकता है, तो इसलिए एक लो और हाई का एक बैलेंस भी मेंटेन रखना चाहिए। तो ये जो लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है ना,
आई होप आपको लेवल दिख रहा है। ये लेवल जो है ना, ये लेवल ऑफ प्रॉफिट मोटिव है, मतलब टू बहुत ज्यादा लो भी नहीं, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं। हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को एवरेज रिस्क जरूर लेना चाहिए, ठीक है, एक एवरेज रिस्क जरूर लेना चाहिए। चलो सर आगे देखते हैं। रिस्क इज इट इन यू, रिस्क इज इट इन यू, मतलब रिस्क तो आपके साथ हमेशा से होता है। क्या आपके अंदर रिस्क नहीं है? सबके अंदर रिस्क होता है। द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या डार्क साइड आ सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप सच में अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर समझते हो तो आपके पास क्या क्या डार्क साइड आ सकता है। देखो सर बहुत मजेदार पॉइंट्स है। द एंटरप्रेन्योर्स सॉरी द एंटरप्रेन्योर्स कन्फ्रंटेशन विद रिस्क क्या क्या है सर? फाइनेंशियल रिस्क वर्सेस प्रॉफिट रिटर्न, मतलब आप कितना फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हो, जो 2 मिनट पहले ही हम लोग बात कर रहे हैं इन अवर प्रीवियस स्लाइड। फाइनेंशियल रिस्क वर्सेस प्रॉफिट में, फाइनेंशियल रिस्क वर्सेस प्रॉफिट में रिटर्न, ठीक है, रिटर्न मोटिव वेरीज इन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब आप कितना फाइनेंशियल रिस्क उठा रहे हो और उसके साथ आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी तो आना चाहिए। उसके साथ बता रहे थे डिजायर फॉर वेल्थ, आप कितना वेल्थ भी चाहते हो, तो डिपेंड करता है। टू मच रिस्क आपको खत्म कर सकता है, और मतलब टू मच रिस्क में आप बहुत कुछ गेन भी कर सकते हो, बट कभी कभी टू मच रिस्क बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो ये डार्क साइड का बात चल रहा है। कैरियर रिस्क है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ले रहे हो तो फिर आपको जॉब का सिक्योरिटी नहीं रहेगा, मतलब जो लोग जॉब करते हैं सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या जो लोग जॉब करते हैं उनका लाइफ ज्यादा सिक्योर नहीं लगता? हेलो, प्लीज बताना मुझे नम्रता। जो लोग जॉब करते हैं उनका एक सुविधा है कि अगर उनको मंथली 50,000 मिले, या मंथली 1 लाख मिले, या मंथली 2 लाख मिले, या सालाना 25 लाख मिले, वॉट एवर भी अमाउंट दे गेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट, बट दे हैव अ सिक्योर्ड सिनेरियो। एक ही डर जॉब वाले को होते कि अगर जॉब चले जाए तो, बट एक चीज है कि भाई अपने आप को डुबाने का तो डर नहीं है ना। तो करियर रिस्क जो है ना, वो एम्प्लॉयमेंट के सिक्योरिटी का जो है, वो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है, बिकॉज वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना काम करता है। मतलब वो चाहे तो सेफली जा सकता था, बट वो एम्प्लॉयमेंट वाला लाइन छोड़ देता है और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला रास्ता लेता है। क्या आप बात समझ रहे हो क्या? हेलो सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। फैमिली एंड सोशल रिस्क भी रहता है, जैसे कि कंपीटिंग कमिटमेंट्स, मतलब आप जो कमिटमेंट किए हो आप खुद के साथ या फैमिली के साथ, ठीक है, उसके साथ आपको हमेशा एक कंपटीशन तो लड़ना पड़ेगा ना। मतलब आप अपने आप को कमिट किए हो, यू आर कम्पिटिंग विद कमिटमेंट्स, मतलब आपका कमिटमेंट है कि आप ये बनना चाहते हो, आप ये बनाना चाहते हो, तो आपको अपने काम के साथ कमिटमेंट का फुलफिल करना है, आपको अपने फैमिलीज को भी फुलफिल रखना है। फैमिलीज को रास्ते पे तो नहीं ला सकते ना, तो एग्जैक्टली तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया। अगर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर फेलियर हो जाता है ना, तो एंटरप्रेन्योर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखो सर, हर चीज का एक डार्क साइड एक पॉजिटिव साइड होता है, बट अल्टीमेटली वही एक बात है ना सर, डर के आगे जीत है। एंड साइकिक रिस्क, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, एक डर होता है कि अगर ये डर बहुत खतरनाक डर है। एक्चुअली आप एंटरप्रेन्योर बनो ना बनो, फेलियर का डर सबको लगता है कि नहीं डर लगता? अब फेलियर का डर को जो जितना ज्यादा कम कर सकता है लाइफ में, वही उतना आगे जा सकता है। क्या सर आप लोगों को फेलियर का फियर है? किसी को है फेलियर का फियर या नहीं है? लाइफ में फेलियर होने का फियर है किसी को? हाँ काजल, फेलियर का फियर है आप लोगों को? हाँ सर। अगर फेलियर का फियर है, देखो सर जो भी है मन में बोल सकते हो, बिकॉज एंटरप्रेन्योर एबिलिटी में आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही नहीं बनाना सिखाते हैं। एंटरप्रेन्योर इसीलिए आपको पढ़ा जाता है इन योर स्कूल सिलेबस, इन योर प्रोफेशनल के कोर्स के सिलेबस, या फिर एंटरप्रेन्योर के ऊपर बहुत पढ़ाई भी होता है आगे आगे। तो ये इसीलिए पढ़ा जाता है स्कूल्स में, 11 में, 12 में, CS वगैरह में, CMA में, इसलिए पढ़ा जाता है बिकॉज आप सच में एक एंटरप्रेन्योर बन पाओ। ऐसे ही सब्जेक्ट को नहीं दिया, नहीं कॉमर्स है तो पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, आजकल एक खेल चल रहा है, ये जब से कोरोना आया है, ठीक है, जब से ये कोविड-19 आया है, एक खेल चल रहा है। क्या चल रहा है जानते हो?
सिलेबस को लेके, स्पेशली स्कूल लेवल्स पे, अगर आप लोग ख्याल किए हो ये चीज, स्कूल कॉलेज दोनों पे, स्कूल कॉलेज लेवल पे सिलेबस कट किया जाए। और YouTube में हजारों लाखों वीडियोस आ रहा है, ये सिलेबस कट हो गया, वो सिलेबस कट हो गया, ठीक है, मिनिमाइज सिलेबस, मिनिमाइज सिलेबस। सर मेरा एक सवाल है, मैं सिलेबस वास्ट हो ये भी मेरा बोलने का मतलब नहीं है, सिलेबस कितना बड़ा है, सिलेबस कितना छोटा है, दैट्स नॉट द बिग इशू, बट बिग इशू इज दैट कि सर ये 11-12 प्रोफेशनल CA में ये सर 4-5 साल का खेल है, आज नहीं तो कल कंप्लीट हो ही जाएगा। 11-12 से लेके आप लोग अपना कॉमर्स का जर्नी चालू करते हो। चलो सर मैं हाईएस्ट लेवल में प्रोफेशनल, चलो बीच में बीकॉम आएगा या कोई भी कॉलेज डिग्री लोगे, लेकिन प्रोफेशनल लेवल लाइक आप अपने आप को एक प्रोफेशनल लेवल में लेके जाना चाहते हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका जर्नी चालू होता है 11-12 से, फिर बीकॉम वगैरह करते हो या फिर उसके साथ साथ आप प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड बनोगे या फिर CA में बन जाओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर आप CS बन जाओ जो इंडिया में बहुत प्राइम एजुकेशन एरिया है, आप MBA कर लो, ठीक है, आपके पास इस तरह का जगह है सर, आप सीमा लंदन कर लो, आप CFA कर लो, ठीक है, किसके लिए कौन सा चीज, आप स्टॉक मार्केट में कुछ कर लो, NISM कर लो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको कभी बताऊंगा सर कौन सा चीज के लिए क्या सही है क्या गलत है वो अलग, बट ये सब हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन से है। अब मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये है कि सर अल्टीमेटली सपोज मानो दिस इज यू, आपका सिलेबस कितना कट कर रहा है स्कूल में, कितना और डिमांड हो रहा है सिलेबस कट होना चाहिए, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि हाँ स्कूल प्रॉपर्ली क्लास नहीं दे पा रहे हैं, दैट्स व्हाई सिलेबस कट, बिकॉज स्कूल कॉलेजेस अगर क्लास नहीं दे पाएंगे तो फिर स्टूडेंट परफॉर्म कैसे करेंगे। बट मेरा सवाल ये है कि कट क्यों करना है, कैसे भी करके आप सिखाओ ना, ऑनलाइन फैसिलिटीज तो आजकल है, जहाँ फैसिलिटीज नहीं है गांव साइड में उधर कोरोना का डर भी नहीं है और सिटीज में कोरोना का डर है तो लेकिन वहां पर ऑनलाइन फैसिलिटीज है। क्या मेरा बात बहुत गलत है? अगर मैं किसी को किसी भी तरह का मतलब इंसल्ट नहीं करना चाहता, सिटीज में कोरोना का डर है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोविड का फियर कहाँ है? सिटी में, पर सिटी में सब्सटीट्यूट है ना सर, इंटरनेट कनेक्टिविटी सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा सर गांव साइड में मतलब जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में सर दिक्कत है, चलो सर मान लिया दिक्कत है, सीरियसली वहां पर अगर स्कूल बंद रहेगा और वहां पर इतना एक्टिविटीज नहीं है तो फिर वहां का स्टूडेंट्स लोग कैसे सीखेगा? सर वहां कोविड का डर भी तो नहीं है, कोविड-19 का फियर एकदम कोर गांव में नहीं है सर, तो फिर बच्चे का पढ़ने को लेके सिलेबस कट करने को लेके इतना ज्यादा सवाल क्यों? अब दूसरा पॉइंट, ये सब काम चोरी चल रहा है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में नॉलेज नहीं रखोगे, ये सब सिलेबस में इसलिए दिया गया, और भी कितना सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। एक एम्प्लॉयर जब आपको एम्प्लॉयमेंट करेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब कोई आपको नौकरी देगा, सपोज मानो कि वो बोलेगा भाई कौन सा साल का पास आउट है, 2020 का, अरे उसमें तो 50% चीज पढ़ाया ही नहीं गया था, 50% तो सिलेबस से आउट हो गया था, आप क्या काम करोगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हेलो सर, क्या बात मेरा समझ पा रहे हो? जब भी पूछा जाएगा तो 50% 2020 का पास आउट है, तो 2020 में तो 50% चीजें कट कर दिया गया था, सिलेबस से ही आउट कर दिया गया था, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप पढ़ोगे क्या? आप क्या काम करोगे? आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पता? अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहोगे तो आप अच्छा इंजीनियर कैसे बनोगे? सिलेबस कट करके। आप अच्छा चार्टर्ड कैसे बनोगे? आप अच्छा एक कॉमर्स प्रोफेशनल कैसे बनोगे? सिलेबस कट करके। अगर हर चीज में हम लोग सिलेबस कट करते जाए तो फिर जो नेसेसिटीज है, जो आज के डेट में अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है सर, अगर नौकरी करना है तो भी एम्प्लॉयबल मतलब किसी और के पास, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हर हर इंसान को बिजनेस करना होता है, चाहे आप मेरा बात को समझो ना समझो, एवरीबडी हैव टू डू बिजनेस, मतलब आइदर यू वांट टू हैंडल योर ओन बिजनेस और यू हैव टू हैंडल अदर्स बिजनेस, मतलब जो अदर्स बिजनेस हैंडल करते हैं उनको हम लोग जॉब कहते हैं, और जो खुद का बिजनेस हैंडल करते हैं उनको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी ना किसी का बिजनेस तो हैंडल करना होता है। सर क्या ये बात सही है? बताना सर, क्या कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ लग रहा है आपको? मैं कहता हूं कि सबको बिजनेस करना होता है, एवरीबडी शुड डू बिजनेस, हैव टू डू बिजनेस,
मतलब आइदर यू हैव टू हैंडल योर ओन बिजनेस और यू हैव टू हैंडल अदर्स बिजनेस, जिसको हम लोग जॉब कहते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस खुद ही जॉब करते हैं अपने ही बिजनेस पे। क्या बात सही है? इसलिए वर्ड भी बड़ा सिमिलर है। एक वर्ड का नाम है एम्प्लॉयमेंट, मतलब इक्वल्स टू जॉब, और दूसरा वर्ड का नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब बिजनेस। तो मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, अगर एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट का नॉर्मल मतलब जॉब है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस आ गया। मतलब जहां एम्प्लॉयमेंट का नॉर्मल मतलब जॉब है, वहां पर बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट कहां से आ जाता है? तो इक्वली जब एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब है, तो फिर बिजनेस का मतलब अगर बिजनेस है, तो फिर उसमें दूसरे का जॉब को बिजनेस क्यों कहते हैं? एग्जैक्टली मैं वही कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली सबको बिजनेस करना होता है। तो फिर अगर बिजनेस करोगे तो बोलोगे कि नहीं, ये मैं बचपन में सिलेबस में मेरा कट हो गया था, तो वो मुझे क्या, मुझे नहीं पता। दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज विल नॉट मतलब फुलफिल योर नीड्स। जो आपको जरूरी है वो तो छीन लेगा सर। ऐसे एजुकेशन में बहुत गड़बड़ है इंडिया में, मतलब बहुत सारे चीज में पॉलिटिक्स वगैरह आ गया सर, और बहुत सारा अभी चेंज हो रहा है। इट्स गुड थिंग, अब देखा जाएगा क्या होता है। तो ये एंटरप्रेन्योर एबिलिटी में हमेशा आपको हर एक चीज के लिए ओपन रहना चाहिए। मतलब जो भी है आपको हमेशा ओपन चैलेंज लेना चाहिए। ओपन चैलेंज, भाई हाँ भाई देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। एग्जैक्टली, फैमिली एंड सोशल रिस्क, साइकिक रिस्क में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ फेलियर ऑन द वेलबींग ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। चलो सर, डर से जीतने का एक उपाय ढूंढते हैं। सर आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, विश्वजीत, स्निग्धा, नम्रता। यस सर। देखो सर, गेटिंग ओवर फियर, कैसे आप डर से अपने आप को हटा सकते हो। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर का बात नहीं है, ये एक इंडिविजुअल्स का भी बात है। मैंने कोशिश किया सर दोनों मैटर को कंप्लीट करने का। एंटरप्रेन्योर भी बनना है अपने आप में, चाहे कुछ ना कुछ तो बनोगे सर। एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी बनाओ, या फिर आप एक इंडिविजुअल, दोनों केसेस में एक लीडर तो आपको बनना पड़ेगा। तो आप अपने फियर से कैसे बाहर निकलोगे? गेटिंग ओवर फियर ऑन द वे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन ये इंडिविजुअल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल गेटिंग ओवर फियर। चलो सर देखते हैं क्या कहते हैं। एक्ट विथ लिमिटेड इंफॉर्मेशन। एक मतलब जो कंपनीज का सीईओ होता है ना सर, सीईओ समझते हो ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे कि गूगल का सीईओ कौन है सर, आप जानते हो, इंडियन है गूगल का सीईओ, सुंदर पिचाई। हाँ सर, ओके। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नादेल्ला, सत्य नादेल्ला। ठीक है, तो ये सब कुछ फेमस इंडियंस है जो बड़े बड़े कंपनीज में सीईओ है सर। तो CEOs have 10% of data they need when they make a decisions। आपको मैं बता दूं, हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास पूरा चीज नहीं है तो मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे एग्जाम का जवाब दूं, मेरा फुल प्रिपरेशन नहीं है, तो हाउ हाउ विल आई गिव द आंसर। तो लेकिन सर रियल रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। रियल लाइफ में आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन में ही काम करना होता है, और इट इज सो नॉर्मल। अगर आपको सब कुछ पता होता तो फिर आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनते? सर एक सिंपल सा लॉजिक, आपको पता है गूगल कैसे काम करता है? प्लीज मुझे बताना थोड़ा। किसी को पता है गूगल गूगल का इनकम कैसे होता है, गूगल कैसे काम करता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? ऐड से। सर ये है गूगल। कभी मन में अगर ख्याल नहीं आया तो ख्याल बताते हैं सर। ये रहा गूगल, आपको सबको स्क्रीन में दिख रहा है गूगल। ये बेसिकली ये क्या है सर? व्हाट इज गूगल एक्चुअली? ये बेसिकली एक सर्च इंजन है ना। अब आप यहाँ से कुछ सर्च करते हो, क्या आपको पैसा मिलता है? मतलब गूगल का पेमेंट करते हो सर्च करने का? हेलो सर, आप गूगल को कुछ पेमेंट करते हो सर्च करने का? गूगल एड से पैसा होता है। अब चलो मैं गूगल का इनकम का सोर्स बताता हूँ आपको। इसका इनकम आप देख सकते हो यहाँ पर। गूगल का रेवेन्यू देखो,
गूगल का रेवेन्यू देखो सर, दिस इज द रेवेन्यू एरिया ऑफ गूगल। इतना यूएस डॉलर का रेवेन्यू है गूगल का। कितना है सर? करीब 6600 लाख यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का। ऑपरेटिंग इनकम भी आप देख सकते हो। बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि गूगल जो इनकम करते हैं इसका प्रोडक्ट टाइप में चला जाए सर। चलो सर, गूगल का प्रोडक्ट टाइप में आए सर, लिस्ट ऑफ गूगल प्रोडक्ट्स। तो ये गूगल रातों रात नहीं बना था सर। सर्च टूल्स में गूगल सर्च, गूगल अलर्ट्स, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, गूगल असिस्टेंट, गूगल बुकमार्क्स, गूगल बुक्स, गूगल डेटा सेट, गूगल फाइनेंस, गूगल फ्लाइट्स, गूगल इमेजेस, गूगल न्यूज, गूगल पेटेंट्स, गूगल स्कॉलर, गूगल शॉपिंग, पॉली, यूट्यूब। एडवर्टाइजिंग में ये जो इनका मेन इनकम का एरिया है सर, ये सब मैक्सिमम फ्री है या मैक्सिमम फ्री है। लेकिन ये फ्री चीज को पहले ये बनाया, मतलब पहले ये फ्री चीजों को बनाया, फिर उसमें वो एडवर्टाइजिंग सर्विस को लाया, जिसमें गूगल एड्स, एडमॉब। गूगल एड्स जैसे कि आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट शो होता है कि भाई अगर आप कोई किताब सर्च करते हो, अगर कोई आप मोबाइल सर्च करते हो, आपको शो करता है। जैसे अगर आप सिंपल यहाँ पर लिखो कि सिंपल आप जैसे लिखना मोबाइल, ओके, तो आपको ये हजारों मोबाइल दिखाएगा और कौन सा मोबाइल कहाँ मिलता है वो भी दिखाएगा। ये देखो, ये गूगल एड से चलता है। इसको कहते हैं सर, इसको कहता है आपका गूगल एड्स, गूगल एड्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर पढ़ाई भी होता है, मेरा कोई स्टूडेंट्स है सर गूगल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये सब पढ़ाई कर रहा है, कुछ लोग काम भी कर रहा है सर, ठीक है। मेरा हर एक सिस्टम का स्टूडेंट्स लोग काम करते हैं, हर एक फील्ड में कोशिश कर रहा है। एडवर्टाइजिंग सर्विस में गूगल एड्स, एडमॉब, ये इसको कहते हैं सर, एडमॉब हो गया आपका। गूगल एडसेंस है, गूगल एडसेंस मतलब आप किसी भी साइट में विजिट करते हो और वो साइट के अंदर को आपको कुछ ऐड दिखता है। जैसे आपको मैं क्या बताऊं, जैसे कि अगर मैं आपको गाना में लेके चलूं, सब एक सिंपल एक गाना बोल के एक वेबसाइट है जहां पर गाना.com, यहाँ पर गाना होता है। तो ये अलग अलग गाना आपको सुनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सर, मैं आपको ये सब चीज क्यों सिखा रहा हूँ। आप देखो सर, मैं आप गूगल ने मुझे पैसा नहीं दिया कि भाई जा दिखाओ सबको मैं कैसे बिजनेस करता हूँ। मैं इसलिए ये चीज आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस करने के लिए आपको हर फील्ड में कितना नॉलेज का जरूरी है। हर एक फील्ड में, ये देखो ये एड से आ रहा है, कि किसी को डोनेशन चाहिए उसका ऐड आ रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप जैसे और भी किसी साइट्स में विजिट करोगे ना, आपको साइड में कुछ ऐड दिखता जाएगा। तो ये बेसिकली कहने का मतलब यही है कि एडसेंस, गूगल एड मैनेजर, गूगल टैग मैनेजर, कम्युनिकेशन पब्लिशिंग में गूगल का ब्लॉगर है, फ्री बार्नर है, जीमेल है, ठीक है, ये तो आप लोग जानती हो, गूगल अकाउंट, गूगल कैलेंडर, गूगल चैट, गूगल चार्ट्स, गूगल ड्राइव। सर प्रोडक्ट देखो सर, खत्म नहीं हो रहा है। मैं पढ़ते पढ़ते सिर्फ एक क्लास यही लग जाएगा कि गूगल का क्या क्या बिजनेस है। क्या आप देख सकते हो गूगल का प्रोडक्ट्स इतना सारा, इसमें बहुत सारा फ्री भी है और बहुत सारा पेमेंट वाला भी है। तो ये इतना बड़ा एक एम्पायर बनाने के पीछे, क्या आप ऐसा बोलोगे कि मुझे ये वाला नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे वो वाला नॉलेज चाहिए? मतलब इसमें आर्किटेक्चर है, इसमें एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, एवरीथिंग है, सब कुछ है इसके पास। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट में गूगल अपने आप को बनाने का कोशिश नहीं किया। जहां पर आप गूगल यूज करते हो, बदले में आप गूगल को कुछ नहीं देते, बट फिर भी गूगल कितना करोड़ों रुपया कमाते हैं डेली। सर क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर एजुकेशन इज बियॉन्ड बहुत कुछ सर, बहुत कुछ। तो बेसिकली इतना बड़ा कंपनीज को चलाने के लिए जब आप अपने डर को भगाना पड़ेगा ना सर, जहां पर सबसे बड़ा डर होता है, आप हम सबको ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास 100% डेटा होगा तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, बट एक्चुअली वर्ल्ड का जो बिग सीईओज है वो 10% डेटा अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, डू आई नो एनफ? क्या हमको बहुत, मतलब क्या हमें एनफ पता है? जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं हमें डर लगता है, क्या हमें एनफ पता है? सर एनफ पता होना हमेशा जरूरी नहीं है, बट कम नॉलेज में भी, मतलब विदाउट लेस डेटा आप क्या स्मार्टेस्ट शो करते हो, ये बताते हैं गूगल, ये बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट। और जरूरी नहीं कि आपको हमेशा आप 100% रेडी रहोगे, कभी ना कभी आप कभी 100% रेडी हो ही नहीं सकते। आइजैक न्यूटन को पूछा गया था, न्यूटन जो फेमस
आप लोग जानते हो फेमस साइंटिस्ट न्यूटन को एक बार पूछा गया था कि भाई आप कितना नॉलेजेबल हो, तो वो कहता है कि मैं स्टिल मतलब मैं अभी भी पत्थर उठा रहा हूँ समंदर के किनारे से। तो अब जस्ट इमेजिन, ट्रस्ट योर गट। आपका एक गट फीलिंग्स होना चाहिए, हमेशा अपने गट फीलिंग्स में भरोसा रखना चाहिए। व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो क्या होगा? सर गट फीलिंग काम करता है, गट फीलिंग वर्क्स, एक्चुअली वर्क्स। इसका गट फीलिंग जितना लो हो जाता है ना सर, अगर किसी का गट फीलिंग लो लेवल में चले जाते हैं ना, तो गट फीलिंग पे हमेशा भरोसा करना सर। एक होता है सबका एक गट फीलिंग्स काम करता है, और अगर आपका गट फीलिंग्स को आप काम कराना बंद कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इमेजिन दी वर्स्ट। सबसे ज्यादा क्या सोचना है कि अगर आप कभी भी लाइफ में फेलियर होते हो तो सबसे खराब आपके साथ क्या क्या हो सकता है। व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या हो सकता है आपके साथ। व्हाट्स योर वर्स्ट केस सिनेरियोस, पहले ये सोच लो। लिविंग विद पेरेंट्स, आपको अपने माँ पापा के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा क्योंकि आप सक्सेस नहीं बन रहे हो, या फिर लॉसिंग ऑल यू हैव, जितना पैसा या जो भी सक्सेस आपने बनाया था आप वो खो सकते हो। डू यू हैव दैट मच एनीवे, जितना आपको जरूरी था आज वो आपके पास नहीं है। अगर आप फेलियर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। रियलाइज द वैल्यू ऑफ अनस्केयर्ड, मतलब most people are scared that being unscared will put you ahead of most people। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होता है ना, मतलब डर जाते हैं, जिस चीज से डरना नहीं चाहिए उसी चीज से डर जाते हैं। मतलब क्या सबको इज एवरीवन इज अफ्रेड, क्या सबको डरे हुए हैं? जस्ट डू आई? नो सर, यू विल ओनली बी अफ्रेड अंटिल यू जस्ट डू इट। अब तब तक डर के साथ रहोगे जब तक आप डरोगे। अगर आपका डर सर आपका ही डर है, आपका डर सबका डर नहीं है, तो अगर आपको किसी भी चीज में डर लगता है ना सर, तो ऑलवेज अपने आप को एक चीज पूछो कि अगर मैं फेलियर हो जाऊं तो मेरे साथ कितना बुरा चीजें हो सकते हैं, कितना खराब, कितना वर्स्ट थिंग मेरे साथ हो सकता है। तो यू विल ओनली बी अफ्रेड अंटिल यू जस्ट डू इट। और आपको उसी चीज में तब तक डर लगता है जब तक आप उसको करते नहीं है। सर बचपन में मैथ्स बहुत लोग का वीक होता है, प्लीज बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैथ्स में वीकनेस बहुत सारे लोगों के होते हैं, सही ना? yes, sir. लेकिन फिर भी आप एक चीज मुझे जवाब देना कि क्या कभी कोई भी सम्स, मतलब एटलीस्ट वन सम्स खुद से कभी तो हुआ होगा, एटलीस्ट वन सम्स खुद से, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीवन, ना स्कूल टीचर, ना ट्यूशन टीचर, ना पेरेंट्स, किसी का हेल्प बिना कभी कोई तो सम्स हुआ होगा इन योर स्कूल करियर अप टू 10th लेवल तक पढ़ाई में। एटलीस्ट एक सम्स खुद से कभी तो बना होगा, कितना भी वीक आप क्यों ना हो, या कभी नहीं बना है। हेलो सर, प्लीज बताना, स्निग्धा, विश्वजीत, जो सम्स में वीक हो बना है, मतलब जिसका मैथ्स वीक है। हाँ सर, ऑब्वियसली जिसका मैथ्स वीक होता है उनको डर लगता है कि भाई मैं मैथ्स में वीक हूँ, मेरा दिमाग अच्छा नहीं है, आई एम नॉट अ वेरी ब्रेनी स्टूडेंट, मेरा नॉलेज उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप एक चीज बताओ कि कभी ना कभी आपने एक ना एक सम्स जरूर बनाए थे, और उस टाइम का एंजॉयमेंट कितना था सर? आई थिंक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मैं जितना समझता हूँ कि एक सम्स खुद से सॉल्व होने का जो एंजॉयमेंट है वो उसका एंजॉयमेंट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। मतलब दुनिया का बाकी एंजॉयमेंट एक तरफ, और एक मैथ्स खुद से सेल्फ सॉल्विंग मैथ्स का एंजॉयमेंट अलग लेवल का होता है। प्लीज बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही है सर। तो बेसिकली आप मैथ्स में एक्चुअल में वीक नहीं थे, जानते हो ना, आप मैथ्स में वीक नहीं थे। वो क्या है ना, कभी कभी ना कुछ परसेप्शन हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि मुझसे मैथ्स नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसका 2-3 रीजन है। एक, शायद आपने कभी उस चीज को प्यार नहीं कर पाई, या फिर आपको टीचर्स जो थे बचपन में, या फिर बड़े होने के बाद भी, मे बी फॉर सम रीजन आपको वो मैथ्स वाला पेपर में ना वो दिलचस्पी नहीं आया, या फिर मैथ्स में थोड़ा सा लव भी आपका क्रिएट नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, बट लिटिल बिट लव बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल बिट, बट हाँ चलो अच्छा लगता है।
तो ये अच्छा लगने वाला कॉन्सेप्ट कभी क्रिएट नहीं हुआ था, या फिर कभी एक बार खराब मार्क्स आ गया, लो मार्क्स आ गया, तो अपने डिसाइड कर लिया कि जिसमें मेरा मार्क्स कम है उसमें मैं खराब हूं। लेकिन एक संग कभी ना कभी तो आपका हुआ था। बस क्या है ना, अगर आप कैरी ऑन करते, अभी भी स्टिल टाइम है, स्टिल टाइम है, अभी भी प्रैक्टिस के साथ कैरी ऑन करोगे ना। एक्चुअली ये सब चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा बचपन से मैथ्स बहुत खराब था, लेकिन फिर भी मैं बाद में जाके फाइनेंस में पढ़ाई किया। मैथ्स खराब होने के नाते भी मैंने फाइनेंस किया, सीएफए किया, सीए किया, एमबीए किया। लेकिन इसका मैथ्स खराब है, वो कैसे करेगा फाइनेंस? एक्चुअली में क्या है ना, मेरे मन में एक डर बैठ गया था। मैं स्टिल अभी भी मानता हूँ मेरा मैथ्स स्टिल वीक है, लेकिन फिर भी वीक कुछ नहीं होते सर। मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, मेरा एग्जाम्पल्स तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक चीज समझना कि फाइनेंस मैथ्स का बात जो है ना, कि अगर आप उस चीज को लेके बस मन में बैठे रहोगे ना कि नहीं मैं वीक हूँ, मैं वीक हूँ, मैं वीक हूँ, तो वो वीकनेस कभी नहीं जाएगा। बस वही बोल रहा है, यू विल ओनली बी अफ्रेड अंटिल यू जस्ट डू इट। जब तक करते नहीं हो ना कोई भी चीज, वो डर डर ही रह जाता है। तो अगर किसी चीज में डर है तो उस चीज को पहले करो, और जिस चीज में डर नहीं है उसको बाद में करो। दिस इज सिंपल लॉजिक। जैसे आजकल आप लोग अकाउंटेंसी करते हो, अकाउंटेंसी भी इट्स अ टाइप ऑफ मैथ्स, इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स आते हैं, बट सारे के सारे मैथ्स एक तरफ, प्योर मैथ्स एक तरफ, है ना। तो आई थिंक आप समझ रहे हो सर, गेटिंग ओवर फियर, आप अपना डर को कैसे भगाओगे। तो डर भगाने का उपाय है सर, और हमेशा ऐसा नहीं कि आप 100% प्रिपेयर होकर कोई काम कर पाओगे। लाइफ में ऐसा मौका आपको भगवान कभी नहीं देगा कि यू आर 100% प्रिपेयर। बचपन में मेरा कुछ फ्रेंड्स लोग ऐसे होते थे, जानते हो, जैसे ही एग्जाम आता था ना, वैसे मुझे सवाल करते थे, हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, क्या 100% सब कुछ रेडी है, सब प्रिपेयर्ड है। मैं ना डर जाता था, क्योंकि मैं कभी 100% खुद को ऐसा नहीं मानता था कि मैं प्रिपेयर हूँ। और वो जैसे ही मुझे पूछता था क्या रे प्रिपरेशन 100% हो गया क्या, तो मेरा ना मुंह में गुस्सा आता था और मुंह में बहुत खराब बातें आते थे कि भाई क्या आप सवाल करते हैं, 100% प्रिपरेशन कैसे हो सकता है। लेकिन वो डराने के लिए झमेला करता था, क्या 100% प्रिपरेशन हो गया, वो डराता था। एक्चुअली आप कभी 100% प्रिपेयर होना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ ना कितना भी कर लो, आप थोड़ा बहुत तो दिक्कत रह ही जाएगा। अब कुछ चीज तो फील्ड में भी क्लियर होगा, और जिंदगी में अगर सब कुछ अगर कवर हो जाए तो फिर कुछ तो बाकी रहेगा ना, कुछ तो बाकी रहना भी चाहिए। चलो सर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बन जा रहा हूँ, तो डोंट गेट इनटू इट। चलो सर, बाहर आते हैं। तो मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप का एक मोटिवेशंस मिलता है सर। ये एक थ्योरी है, ये कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर गुरु ने बनाया। जैसे कि एक्सपेक्टेशंस आउटकम कंपैरिजंस, मतलब आपके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ एक्सपेक्टेशंस का आउटकम कुछ हो सकता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हो सकता है। मतलब इंट्रिंसिक मतलब रियल, अंदर वाला बात, रियल वैल्यू, या फिर एक्सट्रिंसिक मतलब थोड़ा बाहर वाला वैल्यू, आउटर वैल्यू। तो आपका जो भी आउट मतलब अंदर या बाहर वाला वैल्यू होगा, जो भी आप सोचोगे उसके बारे में, जो भी आप चाहते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका एक्सपेक्टेशंस आते हैं। फिर उसके ऊपर डिपेंड करके आपका बिजनेस का आउटकम चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एंटरप्रेन्योर का बात करूँ, डिसीजंस टू बिहेव एंटरप्रेन्योरली, जो डिपेंड करता है आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। जैसे रिलायंस का बात अगर मैं करूँ, मतलब मुकेश अंबानी या उनका फैमिली जियो के बारे में क्या सोच रहा है, जियो मार्ट के बारे में क्या सोच रहा है, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो लाइफ में ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस होना जरूरी है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस में आपको अपना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड भी फील करना चाहिए। तो डिसीजंस टू बिहेव एंटरप्रेन्योरली, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजी बनाओ, एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट बनाओ, एंड आफ्टर दैट फार्म का आउटकम देखो। सॉरी, उसके बाद फार्म का आउटकम देखो, मतलब आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस का आउटकम देखो, एंड लास्ट में आपका आउटकम का इम्प्लीमेंटेशन का परसेप्शंस देखो। तो ये एक मॉडल है। तो मतलब ये मॉडल एक साथ काम करता है। ये एक्सपेक्टेशंस, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है सर, एक्चुअल वैल्यू। सबका ना एक अपना अपना एक्चुअलिटीज होते हैं, सबका अपना अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होते हैं। मतलब सबको सब कुछ आएगा ऐसा नहीं होता, कि सबको सब कुछ पता है ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट फिर भी सबके अंदर ना कुछ स्पेशलिटीज होते हैं। तो जो भी आपका इंट्रिंसिक है, जो भी आपका एक्सट्रिंसिक है, उसको यूज करो, एक्सपेक्टेशंस पे काम करो, डिसीजंस लो प्रॉपरली, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी बनाओ, एग्जाम के लिए बनाओ,
ठीक है, अपना स्कूल एग्जाम, आपका प्रोफेशनल एग्जाम, आपका कॉलेज एग्जाम के लिए बनाओ, फिर उसको मैनेज करो। इसलिए ये सब्जेक्ट को आप ऐसे मत देखो कि भाई यहाँ सिलेबस में पढ़ रहे हैं, प्लीज यूज इट इन ए रियल लाइफ। फिर आपके आउटकम देखो, आपका सक्सेस का आउटकम देखो सर। सक्सेस को किस करना किसको अच्छा नहीं लगता सर, सबको बहुत अच्छा लगता है सक्सेस को चूमे। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज, तो ये रहा आपका सिस्टम आइडिया, ठीक है। पीसी पीई पीजी बेसिकली इसी का कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है सर, अभी इसको छोड़ो, अभी इतना डेप्थ में जरूरी नहीं है, आपको जितना जरूरी था मैंने बताया। कम इन, वी आर ओपन, ठीक है, मतलब ऑलवेज ओपन माइंडेड रहो। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ओपन माइंडेड रहता है, शॉप भी ओपन करता है तो ओपन माइंडेड, एंड बिजनेस भी चालू करोगे तो ऑलवेज नॉलेज के लिए ओपन माइंडेड रहो। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, द सर्च ऑफ न्यू आइडियाज। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव pursuit of ideas. The innovation process, the first step for any entrepreneur is the identifications of a good idea. Identifications of a good idea किसी भी एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक गुड आइडिया को आइडेंटिफाई करना। The search for good ideas is never easy. हाँ, obviously मेहनत करना पड़ता है सर। Opportunity recognitions can lead both personal and societal wealth. जब आप एक बार अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर लो ना, तो उसमें आपका पर्सनल और आपका सोसाइटी का दोनों का वेल्थ बढ़ेगा। जैसे अगर इंडिया में टाटा, रिलायंस, आज के डेट में फ्लिपकार्ट, ठीक है, जोमैटो, अगर ऐसा कंपनीज बन रहा है तो इसका क्रेडिट सिर्फ इनको नहीं, इनके साथ साथ इनकी सोसाइटीज को भी मिल रहा है। बिजनेस के लिए इनको तो अपना रिकॉग्निशन मिल ही रहा है, इनको अपना बेनिफिट भी मिल रहा है, बट साथ में ये अपना सोसाइटीज का भी डेवलपमेंट कर रहा है सर। तभी तो बड़े बड़े कंपनीज जॉब प्रोवाइड कर पाते हैं सर। क्रिएटिविटी टेक्स करेज, हेनरी मैटिस, इनका कहना है क्रिएटिविटी टेक्स करेज। अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो उसके लिए आपको थोड़ा साहस तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा साहस तो जरूर दिखाना पड़ेगा। सर ये इमेज कैसा लग रहा है सर, कुछ समझ पा रहे हो? इमेज कुछ समझ पा रहे हो क्या? एंटरप्रेन्योरियल इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, सर ये क्या है, क्या हो रहा है, कुछ बताओगे? कोई मुझे थोड़ा इंटरप्रेट कर सकती है क्या चल रहा है इनके सर पे? हेलो, व्हाट इज दिस? विश्वजीत, नम्रता, काजल, क्या हो रहा है बताओ? स्निग्धा, ये बच्चा क्या कर रहा है? सर ये देखो एक प्लग है, बैटरी, मतलब ये प्लग है, कोई इलेक्ट्रिकल प्लग, वहां पर कुछ प्लग दिया, फिर अपने ब्रेन पे कुछ दिमाग पे काम करा रहा है, मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। बेसिकली सर एंटरप्रेन्योरियल इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ जरूर इसमें है, क्या कर रहा है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि ये कर क्या रहा है। लेकिन सर कुछ तो इनोवेटिव कर रहा है सर, कुछ तो इनोवेटिव कर रहा है, अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, जो बहुत इम्पॉसिबल है, बट शायद कुछ इमेजिनेशन है इनका। सर करंट चेक कर रहा है, करंट से कर रहा है, करंट चेक कर रहा है दिमाग का, दिमाग का करंट पास हो रहा है या नहीं। अच्छा, करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है कि नहीं, चलो जो भी आपका इमेजिनेशन आपकी तरह काम कर रहा है सर। तो ये देखो एक अनदर इमेजिनेशन, ठीक है। हाउ एंटरप्रेन्योर्स डू व्हाट दे डू, क्रिएटिव थिंकिंग, सिस्टमैटिक एनालिसिस इक्वल्स टू सक्सेस, टेक आउट यूनिक अपॉर्चुनिटीज टू फिल नीड्स एंड वांट्स, टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सर हम लोग प्रॉब्लम से बड़े डरते हैं ना सर, जो लोग प्रॉब्लम से डरता है उनकी जिंदगी से कभी प्रॉब्लम नहीं जाता। सीरियसली, इफ यू हैव अ फियर फ्रॉम प्रॉब्लम, मतलब हम लोग बोलते हैं ना बाप रे बाप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हमेशा याद रखना जो प्रॉब्लम से डरता है उनके लाइफ से कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। अगर वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हो तभी लाइफ में कुछ बन सकता है। इट्स अ सीरियसली नॉट ओनली फॉर द एंटरप्रेन्योर, इट्स नेसेसिटी फॉर एवरीवन कि अपने प्रॉब्लम को अब अपॉर्चुनिटीज में बदलो, अदरवाइज आप कभी भी प्रॉब्लम से बाहर नहीं जा सकते। रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम्स आर द सॉल्यूशंस, recognize that problems are the solutions what demand is to supply। मतलब प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशंस होता है जैसे डिमांड का सप्लाई होता है।
हेलो सर, बताना। प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन होते हैं ना सर, सोल्यूशंस का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशंस, डिमांड का सप्लाई एंड सप्लाई का डिमांड, यही तो है जिंदगी। अगर प्रॉब्लम से डर जाएंगे तो फिर सोल्यूशंस कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, और सोल्यूशंस नहीं करेंगे तो एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, और एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे तो डिमांड कहाँ से आएगा, और डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई कौन करेगा, एंड वाइस वर्सा सर, एंड वाइस वर्सा। आई होप अब समझ में आ रहा है आपको सब कुछ। द रोल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, व्हाट इज क्रिएटिविटी सर? Creativity, the generations of ideas that result in the improved efficiency or effectiveness of a system. Two important aspects of creativity क्या है? Process. The process is goal oriented. It is designed to attain solutions to a problem. Process हमेशा problem को solutions के लिए किया जाता है. And people, the resources that determine the solutions. People कौन है? जो solutions को determine करते हैं. The role of creative thinking. The critical thinking process. नॉलेज को एक्यूमुलेट करो, मतलब जो भी ज्ञान है जहां से मिले लपेट लो सर, ठीक है, ज्ञान लपेटना चाहिए सर। अब लोग 3 इडियट्स देखे हो सर? 3 इडियट्स देखा है सबने, आमिर खान का? तो क्लासिक, यस सर, गजब मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मतलब बहुत बहुत इंस्पायर करता है मूवी मुझे, और जितना बार देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं और 5 बार देखूँ इसको। और सिर्फ देखना नहीं है, मुझे इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो जैसे आमिर खान वहां पर वो जिस रोल को निभा रहा था, क्या नाम था उसका? रणछोड़ दास चांचड़। रणछोड़, तो रणछोड़ दास चांचड़, तो ये जो था मतलब बेसिकली नॉलेज एक्यूमुलेशन करने में बड़ा ध्यान देता था, क्रिएटिव प्रोसेस में काम करता था, आइडिया जनरेट, हमेशा उसके दिमाग से कुछ ना कुछ निकलता था, तभी तो वो बाद में साइंटिस्ट बना। आपको बता दूं, ये सच में रियल लाइफ में भी ये साइंटिस्ट है। ये फुंगसुक वांगडू जो है ना, ये रियल में है सर। उनका वो बाद में साइंटिस्ट बना था ना, फुंगसुक वांगडू, आप लोग जानते हो वो रियल में है। फुंगसुक वांगडू, ये देखो सर, इनका नाम है सोनम वांगचुक, ठीक है। जो नाम इन्होंने यूज किया था इन्हीं के लाइफ के आधार पे बनाया गया था सर। 54 इयर्स ऑफ एज है, साइंटिस्ट है। सोनम वांगचुक is an Indian engineer, innovator and education reformist. He is the founding director of the Students' Education and Cultural Movement of Ladakh, which was founded in 1988 by a group of students who had, his own words, the victims of an alien education system foisted on Ladakh. He is also known for designing a Semcol campus that runs on solar energy and uses no fossil fuels for cooking, lighting and heating. सर, जो दिखाया गया था मूवी में, वो लास्ट वाला सीन याद है आप लोगों को? गांव में टीचर बना है, याद है? वो ये आया था ना, क्या नाम था उसका? साइलेंसर। सर आप लोग देखे ही नहीं हो मूवी? तो देखे हैं, तो लास्ट में जो उसका सब पेन ले जाता है। हाँ, पेन लेके जाता है ना, वो बोलता है, हाँ मत देखो मैं कहाँ पहुंच गया और तुम कहाँ रह गए। यस सर, जितना तेरी सैलरी उतना मेरे बेटे की पॉकेट मनी है। पॉकेट मनी है। और ये अल्टीमेटली ये जिनका मतलब आमिर खान जिसका किरदार निभा रहा था, रियल लाइफ हीरो, तो सर ये बंदा है। इनको देख लो सर, हो सके तो बाद में थोड़ा स्टडी भी कर लेना इनके बारे में, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। सोनम वांगचुक लद्दाखी है सर, ठीक है, लद्दाख से हैं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग काम करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये उनका कैंपस है, यहाँ पर जितना सारा चीज़ें, यहाँ पर कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज नहीं किया जाता, सब सोलर पावर से बनाया जाता है, ठीक है। ये लद्दाख में है सर, लद्दाख में ये बिल्डिंग को इन्होंने बनाया, इसका बिजनेस स्कूल का कैंपस है, ठीक है। आई स्तूपा project called I Stupa. Aim was to find a solutions to water crisis being faced by the farmers of Ladakh in the critical planting months of April and May before natural glacier melt water start flowing. मतलब आप समझ रहे हो ना, लद्दाख के बारे में ये हमेशा कुछ ना कुछ करने का कोशिश कर रहा है। सिक्किम में भी इनको बुलाया गया था, मतलब लेजेंडरी पर्सन है सर। अगर इनसे कुछ सीखने को मिल जाए सर, इंस्पायर होने को मिल जाए, बहुत बड़ा कुछ होगा। चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट के बारे में, इन May 2020 in response to the India-China borders, Sonam Wangchuk appealed to Indians to use wallet power and boycott Chinese products. This appeal was covered by major media houses and supported by various celebrities. Following the Galwan Valley clash on 15th June, India boycott Chinese goods. ठीक है, तो ये भी एक बहुत फेमस बात है सर।
ये देखो, वांगचुक केम इनटू स्पॉटलाइट 2009 व्हेन स्टोरी इंस्पायर्ड आमिर खान कैरेक्टर फुंगसुक वांगडू और रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ इन द राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड 3 इडियट्स। देखा सर, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिला है इनको, सीरियसली लेजेंडरी पर्सन है सर, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बोला। ओके, तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना सर, क्रिएटिव क्लाइमेट। देखो सर कितना क्रिएटिव क्लाइमेट, ये इमेज भी कुछ ऐसे गजब का पॉइंट बता रहा है, क्लाइमेट एकदम क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे फुंगसुक वांगडो का सोच है कि एक कोई फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करना है, सब कुछ सोलर पावर से या फिर कोई विंड पावर से करना है। फॉसिल फ्यूल से एनवायरनमेंट को बहुत चोट पहुंचता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिएटिव क्लाइमेट, ए ट्रस्टफुल मैनेजमेंट दैट डज नॉट ओवर कंट्रोल द पर्सनल। एक ऐसा मैनेजमेंट बनाना है जो अपना पर्सनल का मतलब होता है सर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा कंट्रोल नहीं करेगा, टू मच कंट्रोल नहीं करेगा। ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस among all business members, considerable contact and communication with outsiders, a large variety of personality types, a willingness to accept change, a enjoyment in experimenting with new ideas, little fear of negative consequence for making a mistake, थोड़ा डर रखो। The selections and promotions of employees on the basis of merit, not for any kind of quota system. इंडिया में है सर, बहुत खराब बात है, कोटा नहीं सर, मेरिट होना चाहिए। द यूज ऑफ टेक्निक्स, हाँ, लेकिन सबको इक्वल मौका भी होना चाहिए। इक्वल एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल, ये पहले करो, फिर इंडिया में कोटा चला जाएगा सर। ये जो कोटा प्रॉब्लम इंडिया में है, आप आई थिंक आप लोगों को पता है, सबके लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज पहले इक्वल बनाना चाहिए। मतलब एक बंदा कलकत्ता में है, उनको जो एजुकेशन मिल रहा है, अगर इंडिया के किसी खाड़ गांव सर, मतलब एकदम इंटीरियर कोर कोई विलेज है, वहां पर भी जो बच्चा है ना पैदा हो रहा है ना, उसको भी इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको प्रेसिडेंसी मिलता है तो इनको भी प्रेसिडेंसी जैसा ही कुछ मिलना चाहिए। अगर उनको जादवपुर मिलता है तो उनको भी ऐसा कुछ मिलना चाहिए। अगर उनको जेवियर्स मिलता है तो इन्हें भी जेवियर्स जैसा कुछ मिलना चाहिए। अगर इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज ना मिले तो फिर कोटा सिस्टम इंडिया से कभी नहीं जाएगा। द सिलेक्शन एंड प्रमोशंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, द यूज ऑफ टेक्निक्स दैट एनकरेज आइडियाज इंक्लूडिंग सजेशन सिस्टम एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग को खोलने के लिए, sufficient financial, managerial, human and time of resource for accomplishing goals. Innovative and entrepreneur. Innovation is the process by which entrepreneurs convert opportunities into marketable ideas. पहले आप opportunities को ढूंढते हो, प्रॉब्लम से opportunities जन्म लेता है सर, इसलिए ऑलवेज प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, वहां से अपॉर्चुनिटी को ढूंढो और फिर उसको मार्केटेबल आइडियाज बनाओ। is a combination of the visions to create a good idea and the perseverance and dedications to remain with the concept through implementations. Is a key functions in the entrepreneurial process is the specific functions of entrepreneurship. Is the specific functions of entrepreneurship. Innovation process में क्या क्या जरूरी है सर? Invention होना चाहिए, invention का extension होना चाहिए, जरूरत पड़े तो duplications भी कर सकते हो, सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ ये कैसा होता है। सोर्स ऑफ इनोवेशन क्या क्या हो सकता है आपका? अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, कभी कभी अचानक से हो जाता है। इनकॉन्ग्रुइटीज, प्रोसेस नीड्स, इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस, परसेप्चुअल चेंजेस, नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट। कुछ एग्जांपल्स देखो सर। इन्वेंशंस कैसा हो सकता है? टोटली न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोसेस, मतलब एकदम न्यू, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। जैसे कि एयरप्लेन किसने बनाया था सर? राइट ब्रदर्स, है ना सर? विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट, सही ना सर? राइट ब्रदर्स जानते हो ना इनके बारे में? जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था, तो ये इनका एकदम टोटली न्यू इनोवेशन था। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। एक्सटेंशन का बात करें, न्यू यूज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस, मतलब पहले कुछ था बस उसी में थोड़ा मतलब मॉडिफिकेशंस। रे क्रॉस मैकडोनल्ड, एक बिजनेस चेन था, उसी को बाद में मैकडोनल्ड्स बनाया गया। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बनाया, कहां से? हार्वर्ड कनेक्ट सर। हार्वर्ड कॉलेज में एक हार्वर्ड कनेक्ट बोल के सोशल ग्रुप था, उस हार्वर्ड कनेक्ट को चेंज करके फेसबुक बनाया गया। बाद में कॉपीराइट भी क्लेम हुआ सर, फेसबुक को देना पड़ा हार्वर्ड कनेक्ट को पैसा,
कोर्ट केस भी हुआ था। बैरी स्टर्चिंस स्टारवुड्स होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ये भी एक एक्सटेंशन था। डुप्लीकेशंस भी हो सकता है, जैसे वॉलमार्ट ने डिपार्टमेंटल स्टोर को डुप्लीकेट किया, गेटवे बोल के एक कंपनी है, ये पर्सनल कंप्यूटर्स को डुप्लीकेट किया, पिज्जा हट पिज्जा पार्लर को डुप्लीकेट किया। सिंथेसिस कैसा होता है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड थोड़ा बहुत नया, जैसे कि फ्रेट मीट्स, ये फ्रेडेक्स बोल के एक कुरियर कंपनी है, आई होप आप लोगों में से बहुत को पता होगा। हावर्ड चर्च का स्टारबक्स, इंडिया में ऐसा कंपनी बना था, सीसीडी कैफे कॉफी डे, सर चला नहीं सर, कंपनी का ओनर अभी चल रहा है, बिजनेस बंद नहीं हुआ, बट इनका ओनर सुसाइड कर लिया है, चलो छोड़ो। स्टारबक्स तो जानते हो ना सर आप लोग, कॉफी चेन है सर। ये सिंथेसिस है सर, पुराना कॉन्सेप्ट को थोड़ा नया चीज के साथ डालना। सर ये सब एग्जांपल्स क्लियर है सर, एंटरप्रेन्योर का ये सब एग्जांपल्स क्लियर है। मेजर इनोवेशंस मीथ, एक मीथ है मार्केट में कि इनोवेशंस के लिए क्या क्या मीथ है। पहला मीथ, इनोवेशन इज प्लान्ड एंड प्रेडिक्टेबल। इनोवेशन हमेशा प्लान करके होता है, नहीं सर। और इनोवेशन को नापा जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। मीथ 2, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस शुड बी थॉरोली प्रिपेयर्ड। कभी नहीं सर, थॉरोली प्रिपरेशंस करके कभी आप इनोवेशंस नहीं ला सकते। मीथ 3, क्रिएटिविटी रिलाइज ऑन ड्रीम्स एंड ब्लू स्काई आइडियाज। कभी नहीं सर, कभी नहीं। सिर्फ सपना देख के और ब्लू स्काई आइडियाज से आप कभी क्रिएटिव नहीं बन सकते। मीथ 4, हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए सर। ड्रीम चलो जरूरी है, बट अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो फिर सर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, मतलब कोई भी तरह का इनोवेशंस करना। मीथ 4, बिग प्रोजेक्ट्स विल डेवलप बेटर इनोवेशंस देन स्मॉलर वंस। बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आपका इनोवेशन अच्छा है, छोटा प्रोजेक्ट है तो आपका इनोवेशन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, इट्स अ रॉन्ग थिंग। मीथ 5, टेक्नोलॉजी इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इनोवेशन सक्सेस। नहीं सर, टेक्नोलॉजी है तभी आपके इनोवेशन होगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारा चीजें बन रहा है। आपने वो अक्षय कुमार का वो मूवी देखा सर, क्या मूवी का बात कर रहा हूँ, जान समझ पा रहे सर? पैडमैन सर, सैनिटाइजर पैड के लिए जिस बंदे ने, साउथ इंडिया का जिस बंदे ने एक्चुअल में रियल लाइफ में, ये पैडमैन का कहानी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगेन अनदर सोशल एंटरप्रेन्योर सर, अनदर सोशल एंटरप्रेन्योर जिसको अगेन सैल्यूट करना चाहिए। 2 रुपीज में सैनिटाइजर पैड सर, जो इंडिया में बहुत जरूरी है, पैडमैन। ये है सर, ये है रियल पैडमैन, कोयम्बटूर का है सर पैडमैन। 60 इयर्स के एज होते जा रहे हैं, जिसका रोल अक्षय कुमार ने निभाया था। अरुणाचलम मुरुगनथम, अरुणाचलम मुरुगनंथम, ये है इनका एक्चुअल नाम सर, साउथ का नेम है, थोड़ा बड़ा ही होता है इनका नाम। इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम कोयम्बटूर एंड तमिलनाडु। He is the inventor of low-cost sanitary pad making machine and is credited for innovating grassroots mechanism for generating awareness about traditional unhygienic practices around menstruation in rural India. His many machines which can manufacture sanitary pad for less than a third of the cost of commercial pads have been installed in 23 of the 29 states of India. He is currently planning to expand the production of this machine of 106 nations. The movie period End of Sentence ओन द एकेडमी वर्ड बेस्ड डॉक्यूमेंट्री, इसके ऊपर एक मूवी भी बना है सर, एंड ऑफ सेंटेंस। एकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर मिला है शॉर्ट सब्जेक्ट्स में, बाद में इंडिया में भी इनके ऊपर मूवी बना है, एंड ही वाज द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरुणाचलम मुरुगनंतम सर, ये एक बहुत ही फेमस, यहाँ पर टेक्नोलॉजी कोई कंप्यूटर साइंस नहीं था सर, फिर भी बना था सर कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं सर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए तभी कुछ बन सकता है, नॉट लाइक दैट। सर समझ में आया? थैंक यू। वेट सर, तो ये था ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब आगे क्या करना है, बस एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और नेक्स्ट दिन हम लोगों को क्या करना है सर, स्मॉल बिजनेस के बारे में बातें करना है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो चलो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम लोग स्मॉल बिजनेस नहीं बनाएंगे तो गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहते हैं, स्टार्टअप क्या होता है सर, स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करूंगा, स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स।
ओके सर, कोई सवाल है? मन में कुछ है तो बोल सकते हो। नम्रता, विश्वजीत। अच्छा नम्रता थोड़ा वेट कर जाना, तो नम्रता थोड़ा वेट कर जाना। अच्छा। स्निग्धा, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके विश्वजीत, ठीक है फिर बाय फिर सबको। नम्रता की Bye. वेट कर जाती है। ओके चलो, थैंक यू सर, बाय सर। बाय, टाटा।